even in the remote ways, he influenced. How did he influence? That is important. The role of Veer Kumar Sen in the rise of Indian nationalism. भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में भी क्या भूमिका है? भारत तो बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब आपको बता दें, एज ए पॉलिटिकल जोग्राफर या जो मैंने पढ़ा है, जो बताया है, लिखा है, किसी भी समाज में, देश में राष्ट्रवाद के उदय की 3 प्रक्रियाएं हैं। तो उस पर भी एक है इवोल्यूशनरी प्रोसेस, दूसरा रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस, और तीसरा है एक्टिव प्रोसेस। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे, रिवॉल्यूशन जल्दी चल रहा है। एक्टिव ये है जिसको आप व्यवहारिक प्रक्रिया कहते हैं, अप्लाइड अप्रोच। ये 3 प्रक्रियाओं से राष्ट्रवाद का उदय किसी भाग में नहीं है। पहली प्रक्रिया वो है जो साइन इवोल्यूशन है, जो स्लो चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, बट देन दी नेशनहुड ग्रेजुअली एनिमल यू विल नो मच लेटर व्हेन द नेशनहुड एनिमल। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद इमोशनल बाउंड भावनात्मक बंधन of a group of people who share several common issues। एक वह समूह है व्यक्तियों का जिसके कई कॉमन इमोशनली दे आर टुगेदर। क्या वैसे एक है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, स्लो प्रोसेस में आपको पता ही नहीं है। आप रेशियल डाइवर्सिटी था, फिर भी धीरे धीरे ट्राइबल डाइवर्सिटी था, ट्राइबल में आप धीरे धीरे मिलते गए। हम लोग जो यहाँ बसे हैं, ये थोड़ी घास के बच्चे में लाभ के नाम भी कहूँगा, रेस एंड रेसेस बाय बोल्ट्जबार्ग, बोल्ट्जबार्ग, रेस एंड रेसेस के पास अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने लिखा है, और फिर हमारे यहाँ JNU में प्रोफेसर थे मुनीश राया, उन्होंने भी उसको लिखा। बोल्ट्जबार्ग ने लिखा है कि इंडिया रेशियल डाइवर्सिटी का देश है। और तो आप उस किताब को देखिएगा, उसमें एक फोटोग्राफ मिसेस इंदिरा गांधी का है। कश्मीरी ब्राह्मण all is different from a Tamil, black Tamil, but then India is a nation। इंडिया में एक बाउंड है, ये कहाँ से आ गया? इसको मुनीश राया ने लिखा कि there is no race in India, it is the Indian race। एक ही देश है, भारतीय जाति है, और ये लाखों वर्ष तक ये आए हैं। कुछ इंडोनेशिया के जिसको प्रोटोस्लाइड कहते हैं, मंगोलाइड आए, वो 2 ग्रुप में आए, तिब्बतो मंगोलाइड, पेट्रो मंगोलाइड, डिनारिक आए, अल्पनाइट्स आए, मेक्टेरियन आए, कई समूह से लोग आए। लेकिन ये खूबी है, आपको देखिए कि जो यहाँ आए लौट कर नहीं गया, वो यही बस गया, क्योंकि ये मिट्टी, पानी और उनको ये इतना रस आ गया, इतना अच्छा खाना भोजन कहाँ मिलेगा। सुरेंद्र कुमार आपके यहाँ पे वो कहा करते देखेंगे, हम लोग उसे डिस्कशन करें कि सिर्फ मंगोल बेवकूफ था जो शुरू में आया है, डायरिया हो गया, बीमार होने लगा तो लौटा था। जिस मार्च से कोई नहीं लौटा वो लौटा, और जब लौट के काफी आगे चला गया, खैबर करना तब गया, तब उसको पता चला कि भारत में वर्षा भी बहुत हो गई, लेकिन फिर वो नहीं आया। तो ये एक ऐसी भूमि है जहाँ एक हजारों साल से, लाखों तो नहीं कहेंगे, हजारों साल से क्रमशः राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राज्य का उदय नहीं हुआ। प्रशासनिक राज्यों तो बचे रहे, बहुत सारे स्टेट राजधानी ये वो बने, लेकिन राष्ट्रवाद एक होने की एकात्मक भावना का उदय बहुत पहले हुआ, लोगों को जोड़ने का। आप देखिए यहाँ तो कई धर्म संत, लेकिन कबीर ने तो दोनों धर्म में हिंदू मुस्लिम प्रहार किया, लेकिन आज अगर कोई प्रहार कर दे तो उसका क्या हाल होगा पता नहीं, कहाँ छिपना पड़ेगा। और वो साधु संत व्यक्ति घूम फिर कर सब धर्म को पान पूरे तो पाँच चट्टी भरी, और उन्होंने कहा कि क्या कंकड़ पत्थर के मस्जिद लियो बना। तो इस प्रकार का प्रहार तो फिर है कि भाई कभी
किया, फिर वो कई मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, तो दूसरी बात है। लेकिन ये जो था एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ कास्टवा थ्रू सेंस सोशल रिफॉर्म्स। बंगाल में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया, कौन कराए थे? चलाया उन्होंने। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का एक था। सरस्वती दयानंद ने सत्यप्रकाश लिखा और सत्याग्रह, वो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय था, जिसको हम आप समझ नहीं पा रहे थे। उससे क्या हुआ? सोशल इंटीग्रेशन हुआ। और मैं आपको बताता हूँ कि वैष्णो देवी के मंदिर में एक बात और बता, मैं ना किसी कविता हूँ ना किसी विचार से मुझे कोई विचार मुझे प्रभावित कर सकता है। मैं सिर्फ वही बोलता हूँ तो मेरी विचार किसी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना हूँ। अपना जो पढ़ने के बाद अपनी सोच होती है, वही मैं अपने यूपीएससी के लड़कों में रहा था। क्योंकि देखिए, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग आप जो सोचते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी धर्म है, आप जो सोचते हैं मैं 3 प्रोसेस बताया, मतलब लॉन्ग टाइम आपने टेलिंग दिस और लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये मेरी किसी किताब में मिलेंगे नहीं आपको ये विचार। तो वैष्णो देवी मंदिर में आप जाते होंगे, गए होंगे, तो क्या है नारियल हो? क्या कश्मीर में एक भी नारियल होता है क्या? ये कहाँ से आया? किसने लाया? आदि गुरु शंकराचार्य देखा जब सब बौद्ध धर्म फैल गया है तो चले सनातन संस्कृति के उदारवादी विचार हो रहे हैं, अलग अलग सिद्धांत चले। और जहाँ गए क्योंकि साउथ में नारियल मिलता था, पूजा करते थे, वो नारियल को रुआ कर लाते थे। जहाँ गए नारियल भोग की पूजा किया। कश्मीर पर गए, मनाल तक सभी का नारियल भोगा। आज नारियल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक हो गया। कोई फंक्शन हो नारियल फोड़ दो, शुद्ध हो गया है। नारियल का सर फोड़ दो, आपको शुद्धता मिल जाएगी, आप सफल हो गए। देखिए, इट हैज सिंबलाइज्ड kind of national जो मैंने कहा evolutionary process से आया है। अब unforeseen factors are there in the life of humanity। शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए। मैंने तो उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान में भी बनेगा। आज के भारत के 4 कोने में ये 4 मठ हैं। द्वारिका उन्होंने जो छोड़ दिया, क्या हमको मालूम था क्या पाकिस्तान बनने वाला? द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, कांचीपुरम, ये 4 मठ बने। ये वर्तमान भारत को बताता है, ये वर्तमान भारत के स्टेट बाउंड नेशनलिज्म का, स्टेट बाउंड भारत स्टेट बाउंड नेशनलिज्म का एक प्रतीक है। तो इस प्रोसेस से भी हमारे यहाँ राष्ट्रवाद था और इस प्रोसेस को एक्सीलरेट कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, को बहुत सारी करते थी, लेकिन अंग्रेजों ने रेलवे बनाकर सबको जोड़ दिया, व्यापार को बढ़ा के सबको जोड़ दिया। सारे भारत में कहीं चले जाए आप, एक ही दस्ता हिंदुस्तान के किसी भी मीडियम साइज टाउन में ही तो आप चले जाए, बंगाली, मारवाड़ी, सिंधी और गुजराती मिल जाएगा। ये कैसे हो? कुछ अंग्रेजों के आने के पहले हुआ, बाकी अंग्रेजों ने लाके बसाया। एक बंगाली कहा है अंतिम महायान, अंतिम महायान अंतिम व्यक्ति था भारतीय जो उसकी सिक्किम की तरफ से तिब्बत घुस गया और कैलाश पर्वत तक पैदल गया और वहाँ से फिर वो अल्मोड़ा होते हुए पैदल चला। उसमें भारत चीन में तनाव बढ़ चुका था,
वो लिखते हैं कि कहीं मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, जो वो बहुत दिन तक यहाँ भी रहा था। बोध गया के जो मंदिर है बौद्ध लोगों का, वो बौद्ध था, वो जीवन बंगाली कंप्लीट हो जाता था। उसने लिखा है कि मुझे कोई समस्या ही नहीं हुई, पूरे मार्ग में तिब्बत में भी टूटी फूटी हिंदी बोलने वाले व्यापारी मिले, बहुत जगह मारवाड़ी व्यापारी मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी क्या है। यूनिफाइंग की कंट्री, वो बंगाली है, वो बंगले में नहीं बोल रहा है, सो काइंड ऑफ यूनिफाइंग द पीपल ऑफ दिस लैंड, सबको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम है। और भारतीय राष्ट्रवाद के जो दूसरा पक्ष है वो क्रांतिकारी पक्ष है। वीर कुंवर सिंह उसी क्रांतिकारी पक्ष के, उसी क्रांतिकारी पक्ष के प्रति, और ये राष्ट्रवाद जो हुआ हमारे यहाँ एग्रेसिव नेशनलिज्म था, नेशनल एक्सप्रेस टू एग्रेशन, और ये 1800 क्रांति के पहले भी कई विद्रोह हो गए, खासकर संथाल rebellion हुआ, कोल मूवमेंट हुआ, दक्षिण में हुआ था, बेलोर में, मैसूर में, कई जगह, पूर्व में भी, बंगाल में भी हुआ था, आंदोलन हुए। तो अंग्रेजों के टैक्सेशन पॉलिसी, अंग्रेजों के अत्याचार की नीति का विरोध धीरे धीरे आंसू लग रहा था। लेकिन ये जान लीजिए, फ्रीडम वाला है, रेशियली फेवरेटिज्म, ये काले गोरे की लड़ाई नहीं, वो हमारा है ही नहीं, वो ना भाषा एक है, ना अपनापन है, तो ये तो हमारा आदमी है ही नहीं। लेकिन अब वो तोप लेके चल रहा था, उसके बाद ब्रिटिश थे या वो वेल ऑर्गेनाइज 15 ही थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज वे में हमला करते थे, तो या एक खौफ कायम कर दिया था कि हमसे भिड़ोगे, जबकि ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट शासन नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन है, लेकिन फिर भी खौफ कायम करता है। तो ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यह राष्ट्रवाद स्कैटर्ड था, लेकिन निश्चित रूप से यह इवोल्यूशनरी से रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस में भारत का राष्ट्रवाद पहुंचा 1857 की क्रांति। समस्या ये थी कि ये पूरे दक्षिण भारत तक जुट नहीं पाया, या उत्तर भारत का आंदोलन नहीं किया, मैदानी भारत मुगल पांडे ने भरतपुर में आंदोलन किया, लेकिन बंगाल में भी ये नहीं था। ये आंदोलन बिहार से लेकर दिल्ली तक मूल रूप से गया, और दक्षिण में झांसी, ग्वालियर, बुंदेलखंड आदि कुछ विरोध के उत्तर रह गया, शिवालिक हिमालय के दक्षिण रह गया, और इस हिंदी बेल्ट में कई जगह विद्रोह हुए, कई जगह विद्रोह हुए, कारण अलग अलग थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कॉमन फैक्टर वाज जो आउटस्कर्ट्स है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा शोषण कर रहा है, इसको भगाना जरूरी है। ये आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे, जिन्ना की ट्रू नेशन थोड़ी बिल्कुल नहीं किया, दोनों ताकिया तोपे के लिए मुस्लिम था, लखनऊ की बैठक ने इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया, वो मैडम जी, तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, यह इस मिट्टी में रहने वाले लोगों का आंदोलन था, उत्तर भारत की मिट्टी का आंदोलन। लेकिन निश्चित रूप से ये छोड़े, और ये इतना ही काफी था अंग्रेजों को डराने के लिए। अगर इसको थोड़ा कंसोलिडेट करके ठीक से आगे बढ़ाया जाता, हो सकता है अंग्रेज भाग भी जाता है, ये आंदोलन फिर शांत हो गया, सभी का उन्होंने लेकिन इसका खौफ कितना था, सो आप देखिए, इस आंदोलन में खौफ कितना था अंग्रेजों पर। अंग्रेज चीन
के ध्यान से रखिएगा कि जो साउथ एशिया में उन्होंने बहुत सारी आर्मी का अप्लाई कर रखा था। उनकी एक योजना थी कि चीन के सभी बंदरगाहों पर हम कब्जा कर लें। चीन में कई राजधानी में खड़ा हुआ था और उसके टैक्स कलेक्शन की जुड़ाई हमको देती, वो तैयार नहीं होता था, जिनको उन्होंने आर्मी रखा था वहाँ भेज के कब्जा कर, तो सबको यहाँ लाना पड़ा इंडिया, और वो उनका सपना अधूरा रह गया। कैपिटुलेट वो नहीं लाभ हो पाया और आर्मी को लाकर हिंदुस्तान के मैदानी भागों में इसी प्रकार से वो जापान पर भी कब्जा करना मालूम होगा। उस समय था 57 नाम के समय जापान में लगभग 300 प्रिंसली स्टेट, 300 छोटे छोटे राज्यों में जापान पड़ा था। लेकिन जापानियों को भी अनुभव हो गया कि दूसरा बिना पढ़ा लिखा भारत में ये खबर फैल गई वहाँ पे, वो 300 राजघराने जुट गए। आप जानते उसका परिणाम क्या हुआ? वो सब जब एक हो गया तो 1905 में रचा कर 1905 में उसको हरा दिया। बहादुर शाह जफर ने भी एक पत्र लिखा था अधिकतर फैसले राजघराना हो कि हम सब एक आए, मिलकर एक कन्फेडरेशन बनाए और एक साथ मिलकर एक साथ अगर वो होता, अगर सभी एक साथ हो जाते तो संभव है अंग्रेजों का यहाँ इसलिए वीर कुंवर सिंह वॉज द हीरो ऑफ दिस लीडर। लेकिन उसका फार रिच इम्पैक्ट आप देखिए, उन्होंने जो बहादुरी का परिचय दिया, उन्होंने भोजपुर क्षेत्र में, शाहबाद क्षेत्र में, भोजपुर शाहबाद क्षेत्र के लोगों को दिया तुम वॉरियर हो। बाद में देखिए सेना में, पुलिस में भोजपुर की कितनी बहाली, अंग्रेजों ने इनको ही अपना पिट्ठू बनाने का काम शुरू किया। अंग्रेज बड़े चालाक हो और देखिए क्लास 57 की क्रांति पर कितना काम करने को लगा कि शासन करना है तो उत्तर भारत के शासन करना है, कैपिटल और सिटी ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में एम्पायर ने ले लिया। और मिलाते 1857 के ही लास्ट में उन्होंने 3 विश्वविद्यालय बनाए और 57 से 1900 के बीच लगभग 300 कॉलेज स्थापित किया पाकिस्तान। उनका एक उद्देश्य हुआ अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड मैकेले के ऊपर देखकर सबको कर्नल बनाओ, प्यून बनाओ, सिपाही बनाओ, ऑफिसर नहीं बनाया उन्होंने। ऑफिसर का जो हमको लगता है यूपीएससी की पहली परीक्षा कब हुई थी? 1905 के आसपास हुई। आज से इंडिया में शुरू हो गया, 1922 से इंडिया में परीक्षा शुरू हुआ और उसके बाद से खुद होगा होने लगे। लेकिन वो उन्होंने बहुत बाद में इंडियन को दिया, ऑफिसर्स का जगह अंग्रेजों को भी दिया था, जितनी मुकाबला अंग्रेजों को भी था। सज्जन सिन्हा ने कुछ लोगों ने मांग किया या जल्दी बना दो ये क्षेत्र, शाहबाद नाम में भेज दिया था, यहाँ के लोगों को जुड़ा तो हमारे अनुसार बढ़ेगा। वेदों की पढ़ाई नहीं हुई, इंडियन नॉलेज सिस्टम को डंप कर दिया गया और उन्हें अपने नॉलेज सिस्टम को ला दिया हमारे। इससे क्या हम सब उसके गुलाम हो गए, मानसिक रूप से गुलाम हो गए। जो भी आईएसएस करता तो भारतीयों पर ही गोली चला रहा है, जो भी प्राधान्य दे रहा था अंग्रेजों की सेवा कर रहा था। एक प्रकार से 1857 की क्रांति ने भारतीय राष्ट्रवाद को उग्र रूप दिया। जो शांत स्वभाव से एक मन की भावना प्रकट रही थी, उसको एक एक्सप्रेसिव प्लेटफॉर्म को एक्सप्रेस किया। लेकिन आप कितने इतिहासकार इसको कितने सही मिले, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद का आंदोलन मानने से इनकार करता है। कितना हमारे भारतीय इतिहास के प्रति न्याय किया है ये तो आप लोग इतिहास में सोचे नहीं कर सकते। लेकिन 1857 में ही लंदन टाइम्स का एक रिपोर्टर इंडिया में था, जिसने डिस्पैच में लिखा, वो देखिए डिस्पैच का सेक्रेटरी
मैं उसको पढ़ता हूँ तो आपको डिस्क्राइब में वो लिखता है a war of race and a war of revenge, of hope, of national determination to set off the yoke of stranger and to restore the full power of native religion. Native religion, हमारा पीछे इसको, it is not only सनातन and हिंदू, जो भी यहाँ धर्म है, सबकी सत्ता को वापस करने की लड़ाई है। ब्रिटिश एम्पायर को समझ ले, आपका जो ये हल है उसके ऊपर आपका जो दबाव है उसको फेंकने का यह आंदोलन है। डोंट टेक इट इन अदर वर्ड्स, इट इज ए रीजनल मूवमेंट, इट इज ए लोकल मूवमेंट। ये 1857 में उन्होंने लिखा कि उन सारे रिफॉर्म्स का कारण बना। पहला जिसने महात्मा और भी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने राजधानी शिफ्ट की, जिसमें उन्होंने आर्मी डिप्लॉयमेंट एशिया के क्षेत्रों से यहाँ कर दिया और हमारे संतान के क्रांति का और प्रत्यक्ष लाभ जापान को मिला और चाइना को मिला, जिसके ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया, जब उनको डिस्टेबलाइज नहीं किया, वो सारा आर्मी भारत में मिला। सो दैट वाज द इम्पैक्ट। हाउ कैन यू सी फॉर द रीजन? और आपके इतिहासकार कौन है? आरसी मजूमदार, आपने पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने वो नहीं मानते कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इट वॉज ए मिलिट्री रिवॉल्यूशन। ये आर्मी के तो लोग का निजी कारण का रिवॉल्यूशन, निजी कारणों को मजूमदार साहब ने समझने की कोशिश नहीं की। क्या कारण था? मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, हिंदू मुस्लिम दोनों को उन्होंने नाराज किया, तो अपने ऐसे टर्मी का प्रयोग किया, ऐसे फैक्ट्स का प्रयोग किया ग्रीस के रूप में, जो कि दोनों के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों इसका विद्रोही था। तो वो चाहता था, देखिए ये जान के यहाँ कर रहा था कि उनकी इन्वेशन थी, उनका विचार था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को तबाह कर दो, बचेगा कौन? जनजाति बचेगा, दलित बचेगा, इन पर हम शासन करेंगे। इसलिए उन्होंने डिलिबरेटली से और मंगल पांडे जैसे लोगों ने विरोध किया, कितने मुस्लिम लोगों ने विरोध किया। तो ये मजूमदार साहब सॉरी एंड अदर ग्रुप्स जस्ट पार्टी उनको ये लिखा है कि ठीक है कि कुंवर सिंह जैसे लोगों ने आंदोलन किया, कुछ आसपास के लोग उनसे जुड़ गए, लेकिन ये कोई राष्ट्र नहीं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसी समय लिखा। कार्ल मार्क्स कहते हैं इट वॉज फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। वो यहाँ आया ही नहीं था, वहीं से समझ लिया। फिर मैकफुलर इंडिया आया नहीं, क्योंकि मैकफुलर का समझ गलती से बना, इन्होंने समझ लिया द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल मूवमेंट। वीर कुंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ द मिलिट्री, और इसलिए यह फर्स्ट वॉर था। आप बात लिखते हैं बिकॉज पीजेंट्स, हिंदू मुस्लिम्स, किसान, हिंदू मुस्लिम एंड मेनी अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल ज्वाइन टुगेदर। इसलिए यह भारत के मजदूरों का, उन्हीं मजदूरों का, किसानों का आंदोलन है। इसमें छोटे छोटे व्यापारी हैं और उन्होंने कहा कि लैंड लॉर्ड छोटे छोटे राजघराने नहीं सब मिलते, छोटे लैंड लॉर्ड हैं। तो इस प्रकार से देखिए झांसी की रानी का, लखनऊ की मैडम का, बहादुर शाह के बाद आंदोलन था, वो उनके बिगर स्टेक्स ऑन द क्लेम, देवर स्टेक होल्डर्स ऑफ बिगर स्टेक, उनका ज़्यादा बड़ी अभिलाषा थी। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार था और इनकी अभिलाषा, और ये आम लोगों से जुड़े हुए थे। इसके पहले भी इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी अंग्रेजों के लिए। 1841 में गया कि एक ऑफिसर ने डिस्पैच दिया था दूसरे को कि आदमी विश्वसनीय नहीं। फिर क्या किया उन्होंने? 44-45 में उनपुर में जो मेला लगता है वहाँ भी लोगों के साथ आनंद मिले गए और ऐसा भाषण दिया, बातें की, तो जो आपने कहा कि लोन देने में या वो टेलर ने जो साथ नहीं दिया, उसका एक बड़ा कारण था आज ये डिस्पैचेज ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है।
और ये सही में नहीं था विश्वसनीय। और चूंकि मीडियम साइज लैंड मॉडल थे, इनका एक आप इससे नकार नहीं सकते कि आम लोगों से जुड़ाव था, विविध ग्रुपों से जुड़ाव था, इसलिए इनके आंदोलन में अपना खर्च करके अपने से आगे बढ़ के शाहबाद के लोगों ने जितना भाग लिया उतना किसी दूसरे जगह नहीं किया। इट वाज मास मूवमेंट इन द शाहबाद रीजन, दैट इज हाउ द पीपल्स मूवमेंट। लेकिन इसकी नब्ज को हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले मार्क्स के से व्यक्ति घर पे रहने वाले आपसे मजबूर नहीं हो मगर से समझ वीर सावरकर के भाई उन्होंने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस प्रकार से एक एग्रेसिव फेज ऑफ इंडिपेंडेंस जिसका एक बड़ा केंद्र था जगदीशपुर और शाहबाद रीजन के आम लोग मित्रों। यही आगे जब बढ़ते गया इसी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप में फिर धीरे कौन आया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आए, रासबहन बोस आए, राजा महेंद्र प्रताप आए जो गिरफ्तार भाग हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने को लगा कि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो ये प्रे करने से नहीं होगा, आंदोलन करना। क्योंकि कांग्रेस का पहला ऑर्गेनाइजेशन उनका तो रिवॉल्यूशन किया फर्स्ट कांग्रेस से प्रे काफी सब कुछ है, प्रे कुछ और कंसेशन की। लाला लाजपत राय 1887 के कांग्रेस अधिवेशन में जाते हैं, बिल्कुल युवा नेता, और बड़ी भीड़ से उठकर कहते हैं कि ये प्रार्थना पत्र जो मैं नहीं स्वीकार करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं और अंग्रेजों को भगाना होगा यहाँ से। सब ने उसको खदेड़ के अलग कर रहे हैं। लेकिन वही बीच की कांग्रेस में भी जो आगे चलकर लाल बहादुर कांग्रेस के अंदर भी एक ग्रुप बना, वायलेंट ग्रुप नहीं था, एग्रेसिव ग्रुप जरूर था। फिर आगे नहीं चल पाया तो कह रहा हूँ कि उसी ग्रुप को लेकर चले। ये ग्रुप स्वयं सफल नहीं होता है, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद को अधिक जागृत कर दिया पूरे देश में। इसको अपनाकार नहीं सकते। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे राष्ट्रवादी, जब सुभाष चंद्र बोस अम्बेडकर से मिलते हैं एक ही मुलाकात तो विचारों का भारी मतभेद चलने लगे। तो अम्बेडकर ने कहा उद्देश्य आपका और मेरा एक है, लेकिन तरीका आपको अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने कहा कि आपको अप्रिशिएट करते हैं, चले जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि पहले अंग्रेज को भगा दें, तब हम हिंदू धर्म में सुधार ये सारा काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो कहते थे कि ये वायलेंट वे से नहीं भगा पाएंगे, उनकी जो शक्ति है उसको समझना होगा, हमें अपने को ही जगा कर, समाज को जगा कर उसको उस प्रकार से। लेकिन ये आंदोलन अपने आप देश में बड़ी राष्ट्रवाद का कारण बना हुए था। अब तीसरा जो मैंने कहा कि